डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो फिजिक्स की आपके पेपर आते हैं उनके महत्वपूर्ण पेपर। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भौतिकी पेपर की बात हो रही है यहाँ पर। पूर्णांक जो होता है आप लोगों का 70 नंबर का होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो फिजिक्स भी होता है वो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, कि 30 नंबर इसमें जो प्रैक्टिकल मिलता है आपको, और 70 नंबर का जो होता है पेपर कराया जाता है। समय आपको इसमें मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। देखिए, निर्देश में क्या होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, जो निर्देश में जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, खंड देखिए 5 खंडों में होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। इन प्रकार से ये प्रश्नों के विभाजन होते हैं इस प्रकार से। उसमें आपके जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और साथ ही साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। देखिए, जो भी आपका पेपर होता है, चाहे आर्ट साइड का है चाहे साइंस साइड का है, तो उनके प्रश्न बनाने का पैटर्न ऐसा ही रहता है। बहुविकल्पी बनता है, फिर अति लघु बनता है, फिर लघु उत्तरीय बनता है, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनता है। सभी प्रश्नों का पैटर्न एक ही पर बनाया जाता है। तो चलिए आइए भौतिकी विज्ञान के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको देखिए 7वां पॉइंट दिया गया है, इसमें खंडैया में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5 अंक के होते हैं। इसमें चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प अंक का चयन दिया गया है, उसमें अथवा करके दिया गया था आपको। तो कोई एक ही प्रश्न करना होता है, उसमें मिलता है कि या तो इसे कीजिए या तो इसे कीजिए। हमेशा विस्तृत में देखिए आपको मिलता है ऑप्शन। तो जो 15 मिनट मिलता है पहले आपको, तो आप उस पर इस मैटर को देख लिया करें कि किस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। उसी प्रश्नों का चुनाव पहले कर लीजिए, बाद में उसको आप सिस्टमेटिकली ढंग से लिखिए अच्छे से। देखिए, इसके अलावा ये जो पेपर आपको मिलता है उसमें कुछ कांस्टेंट के नाम दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सी दिखा गया है, जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्लैंग नियतांक जो एच देखिए 6.63 × 10⁻³ 34 जूल सेकंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक देखिए 1.6 × 10⁻19 कूलाम आपका हो जाएगा। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं वो कांस्टेंट जो होते हैं, तो उनके देखिए इस प्रकार से वैल्यूज़ भी दिए रहते हैं, ताकि इससे आपको ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सकें। तो आइए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। खंड अ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि भौतिकी के भौगोलिक प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। पहले का देखिए का प्रश्न जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। अभी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण मान जो दिखाए थे वहीं पर देखिए इसका आंसर भी वहाँ पर लिखा हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर ए है 2 × 10⁻18 जूल। बी जो है 1.6 × 10⁻19 जूल। सी जो है 1.6 × 10⁻31 जूल। और ऑप्शन नंबर डी है 9.1 × 10⁻31 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 जूल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो पहले का जो का प्रश्न है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग पहले के ख की तरफ। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा के, ऑप्शन नंबर बी है संवेग के, ऑप्शन नंबर सी है आवेश के, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आवेश के संरक्षण पर देखिए कार्य करता है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है, तो देखिए किरचॉफ ने जो था वो 2 नियम दिया हुआ था अपना। किरचॉफ का जो देखिए प्रथम नियम था तो कुछ ऐसा था कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब चिन्ह परिपाटी जब लगाएंगे आप तो जो दिशात्मक आएंगी ऋणात्मक और जो विपरीत और जो सम्मुख आएंगी, तो यहाँ पर देखिए बीजगणितीय योग को 0 दिखाया गया था। उसमें समेसन i = 0 के बराबर हो जाता है। एक बात तो ये थी, और दूसरी जो आपकी बात इसमें हो जाएगी तो वो आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से देखिए जो हम लोग यहाँ बहुविकल्पी पर बात कर रहे हैं अपने फिलहाल में, तो किरचॉफ का देखिए धारा नियम जो था वो किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश के। तो ख प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। वैद्युतशीलता अपसाइलेनाट तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है √μ0 अपसाइलेनाट, ऑप्शन नंबर बी है 1/√μ0 अपसाइलेनाट, और फिर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है √अपसाइलेनाट/μ0, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है √μ0 अपसाइलेनाट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1/μ0 अपसाइलेनाट जो होता है वही चुंबकीयशीलता और वैद्युतशीलता के चुंबकीय तरंग का वेग का मान होता है। क्या होता है, 1/√μ0 अपसाइलेनाट।
तो ग जो प्रश्न दिया गया इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले घ प्रश्न की ओर। पहला का जो घ प्रश्न दिया गया है, एंड गेट में एक निवेशी शून्य तथा दूसरा एक है, निर्गत क्या होगा? या इनपुट बताया गया कि 0 तथा 1 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 0 अथवा 1, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य मिलेगा हमें। तो इसका निर्गत जो होता है क्या होता है? शून्य हो जाएगा। अंग प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका, देखिए पूरा का पूरा फुल फॉर्म AMU का। तो 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा इतनी ही होती है। बढ़ते हैं पहले के च प्रश्न की ओर। च हम लोग का प्रश्न दिया गया है, फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होता है? इस प्रश्न में जो दिया गया आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है E/c², ऑप्शन नंबर बी दिया गया है H/c लेमडा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है H/λ, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 0। देखिए फोटान से प्राप्त बात हो रही है यहाँ पर उसके यम नॉट की बात हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, विराम द्रव्यमान की बात हो रही है। तो फोटान का देखिए गति क्या होता है, बात होता है जब फोटान के बारे में, तो देखिए फोटान की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के लिए c के बराबर होता है। यदि हम लोग फोटान का वेग मानते हैं v है तो वो c के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि जब भी निकालते हैं हम किसी का विराम द्रव्यमान तो उसके लिए एक रिलेशन होता है, हम लोग को पहले ही साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। तो m = m0/√में 1 - v²/c² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं कि m0 जो होता है वो विराम द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फोटान का बात हो रहा है कि फोटान की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो बराबर हो जाती है किसके? प्रकाश की चाल के। तो v = क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो m = m0/में √में 1 - v²/c² जो होगा, तो v² की जगह पर भी c² हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 से 1 अब जब समाप्त हो जाएगा तो नीचे पूरा आपका क्या हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा। तो वो आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो वही कहा गया कि जो फोटान का आपका क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में द्रव्यमान जो होता है या विराम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो m0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो m से कैलकुलेट होकर 0 हो जाएगी, तो शून्य होती है। तो देखिए जो च प्रश्न दिया गया था इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर, खंड ब की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। तो खंड ब में देखिए आपका जो है एक तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे का इसमें जो प्रश्न दिया गया, +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या ज्ञात कीजिए। देखिए संयुक्त फोकस दूरी की बात होती है तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो आपका डिस्टेंस इसमें दिया गया उसी के अनुसार आप रख के उसमें इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका थोड़ा न्यूमेरिकल का पार्ट है, 1 नंबर का है अति लघु का। ख का देखिए प्रश्न जो हम दिया गया, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? देखिए लेंज का नियम जो था वो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, कुछ इस प्रकार से था। लेंज के नियम के बारे में अगर बात करें हम लोग तो भौतिक राशि के संरक्षण की बात हो रही। देखिए तो इसमें देखिए मुख्य रूप से जो होता है ऊर्जा के संरक्षण की बात की जाती है। तो लेंज का नियम जो होता है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। ग प्रश्न देखिए इन लोग का है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखिए। देखिए सबसे छोटी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो गामा तरंग होती है आपके, और साथ ही साथ बड़ी जो है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हमें ये पता चले कि आप तैयारी अपनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए घ प्रश्न जो हम लोग का लिखा गया है, तो घ प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तो घ हम लोग का देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए जो घ प्रश्न दिया गया है, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, बात तो सही है। देखिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटती तो उनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अगर कटती तो उनके कटान बिंदु पर हम लोग इजीली से क्या कर सकते, टेंजेंट खींच सकते थे, ठीक है। अर्थात उस बिंदु पर परिणामी जो होगा वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं निरूपित हो जाएंगी, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें।
मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और मैं मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए कार्य करूँगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने लिए एक उज्जवल भविष्य को सिक्योर रख सकें और उसका लाभ जो है वो जीवन पर्यंत उठा सकें। बढ़ते हैं दूसरे के अंग प्रश्न की ओर। अंग जो हम लोग का प्रश्न दिया गया, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। बढ़ते हैं 4 प्रश्न की ओर। लारेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। देखिए लारेंज बल के बारे में हम लोग बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे ही हम लोग मुख्य रूप से जो होता है लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवेशित बल, आवेशित कण भी रहेगा, जैसी बात है प्लस क्यू चार्ज का अगर हम बात करें, चुंबकीय क्षेत्र भी हमको लोग को मिलेगा बी। तो देखिए जो इसमें होता है आपका, तो जो एफ होता है लगने वाला जो लारेंज बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के। जब हम दोनों इक्वेशन को मिला लेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी, तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी जो होता है इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम लोग एंगल पर कुछ लेंगे जब हम लोग चीज़ों को, तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा हो जाता है। तो यह लारेंज बल का एकदम आपका जो है व्यंजक के रूप में ये समीकरण हो जाता है। एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी, जब थीटा के रूप में हम लोग लेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो यह आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं खंड सा प्रश्न की ओर। तो खंड देखिए स जो दिया गया, इसमें जो प्रश्न आपके दिए गए तीसरे का 1.94 हेनरी प्रेरक, 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक, एक प्रत्यावर्ती स्रोत भी इज इक्वल टू 282 साइन 100 टी वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा तथा माध्य क्षय की दर ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल पर है। खंड देखिए तीसरे का जो ख प्रश्न दिया गया है, ख प्रश्न में हम लोग को पूछा क्या गया है, कुछ प्रश्न आपका इस प्रकार से है, संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए जो तीसरे ख प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता की परिभाषा लिखिए। देखिए संधारित्र की बात हो रही है, तो संधारित्र के बारे में हम लोग बात करें, देखिए धारिता का मतलब होता है धारण करना कोई भी किसी भी चीज़ को, और संधारित्र के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो किसी चालक के आकार को बिना बदले उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित करने की जो युक्ति का नाम है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। इसे कैपेसिटेंस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और कैपेसिटर के कैपेसिटी और कैपेसिटेंस के रूप में हम लोग देखिए बात करते हैं। और ये जो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उस चैप्टर से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। और साथ ही साथ देखिए वैद्युत धारिता के बारे में बात करें, जिसे धारिता की बात कर रहा है, तो धारिता का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि धारण करना, या किसी भी चीज़ को जब हम लोग अपने अंदर आत्मसात करते हैं या धारण करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं धारिता। अब बात हो रही है वैद्युत धारिता, तो जाहिर सी बात है वैद्युत की बात होगी तो चालक आएंगे, आवेश आएंगे, ये सब बातें लेकर होंगी। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता से तात्पर्य उसके द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता से है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा वैद्युत धारिता। और हम लोग इसको अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करें तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी किसी चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके वैद्युत विभव को बढ़ाता है, अर्थात किसी चालक पर उपस्थित आवेश जो होता है उसके विभव के समानुपाती होता है। यदि हम लोग किसी चालक का आवेश हम लोग Q मान लें और उसका जो विभव है वो V मान लें, ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी Q प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा V के। और जब हम लोग हटा देते हैं इसमें, यानी जब समानुपाती के चिन्ह को जब हम लोग लगाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, तो Q इज इक्वल टू C भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो C आपका आता है वही आपका होता है समानुपाती नियतांक, उसे हम लोग कहते हैं, और यही जो होता है चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू एक तरीके से देखा जाए तो Q बाई V के रूप में बराबर होता है, यानी C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो वैद्युत धारिता का मतलब सीधा सीधा होता है धारिता तथा धारण करने की क्षमता से। तो वैद्युत में हम लोग बात कर रहे हैं तो आवेश को कितना, कोई सिस्टम है जो निकाय है वो कितने आवेश को धारण कर रहा है, तो उसकी इस गुण को ही हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है, नहीं इस प्रश्न को लिख देते तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो इसके अथवा में देखिए। चलिए आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया गया है। इसके अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया था, 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप लगाते हैं। देखिए सवाल जो होता है वो पोर्शन तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि सवाल जब आप लगाते हैं तो पूरा आपको सटीक नंबर मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स में मिलता है आपको, न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं जब, तो आपको पूरा सटीक नंबर मिलता है, लेकिन डिफिनेशन पर नंबर क्या होता है आपका कटता है। बढ़ते हैं तीसरे के ग प्रश्न की ओर। तीसरा ग है, एक इलेक्ट्रॉन और फोटान प्रत्येक का तरंगदैर्ध्य 1.00 नैनोमीटर है, इनका संवेग और फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यह भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। देखिए सेशन हम लोग का लंबा ना हो इसके लिए मैं आपसे बात करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं
फिजिक्स के मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? बंधन ऊर्जा तथा नाभिक स्थायित्व में क्या संबंध है? खंड द में देखिए प्रश्नों को क्या किन प्रश्नों को शामिल किया गया। देखिए 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। चौथे के क प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? ये आपका दिया गया प्रश्न है। देखिए फिजिक्स का पेपर होता है, उसमें ज़्यादातर देखिए सवाल पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी डेफिनेशन वगैरह आप लोग तैयार करी जाती है, लेकिन जब इसको वहाँ पर पहुँचते हैं एग्जाम में तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल का पार्ट ज़्यादा पूछ देता है इन कंपेरिजन टू केमिस्ट्री के पेपर में। केमिस्ट्री के पेपर में भी देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल पार्ट आता है, लेकिन फिर भी उसमें थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है वो, लेकिन ये जो है आपका वो कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा होता है फिजिक्स। तो देखिए चौथे का ख प्रश्न जो है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो देखिए 2 या 3 आपको डेरिवेशन मिलता है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो आपके लिए नंबरों को बढ़ाने के लिए। तो डेरिवेशन भी आप जरूर तैयार कर लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो रेगुलरली पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उन डेरिवेशन पर भी आपका प्रश्न बनता है। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनोन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। घ जो हम लोग का प्रश्न दिया गया है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक को स्थापित कीजिए, ठीक है। 1/f = 1/f1 + 1/f2 जो था आपका फार्मूला, जो आपने एक कैलकुलेशन को किया हुआ था, तो देखिए उस वाले चैप्टर से आपका देखिए पूछा गया व्यंजक प्राप्त करना है हम लोग को। अंग जो प्रश्न दिया गया है, चौथे का अंग, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। यानी प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है, लेकिन किसके आधार पर समझाना है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 5वें प्रश्न की ओर। 5वें का क देखिए दिया गया इसमें, निलंबित चल कुंडली धारावाही धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5वें का जो दिया गया, निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजन ज्ञात करना है। इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया कि 2 से 3, 4, 5 आपको पूरे के पूरे पेपर में डेरिवेशन जरूर मिलते हैं, और वो आपको पूरा एग्जैक्ट नंबर देकर जाते हैं, न तो वो डिफिनेशन है तो न्यूमेरिकल है, लेकिन वो एक अलग है, दोनों की मिक्सिंग करके बना दिया जाता है व्यंजक प्राप्त करना, प्रूफ करना, ठीक है। तो आप इजीली उसे प्रूव कर सकते हैं 2 बार 3 बार। देखिए उसमें जो उसका भाषण होता है, तो उसको तो मैं तो कहता हूँ ज़्यादा तैयार मत करिए, वो ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। वो आप उसको, अगर आपको जो उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, या जो चीज़ें जिसको लेकर आपको डिराइव करना है किसी भी चीज़ को, तो आप उस पॉइंट को, अपने थीम को याद रखिए, उन्हीं को लेकर आप स्टार्ट करिए। ऑटोमेटिक आप हिंदी के जो मैटर रहेंगे उनको भर देंगे बीच में। तो मेन आप फोकस किया करिए उसको। 2 से 3 बार, अगर 2 बार 3 बार 4 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई भी अगर डेरिवेशन रहेगा तो आपका तैयार हो जाएगा वो। अथवा में देखिए इसके क्या दिया गया है, एम्पियर के परिपथीय नियम को स्थापित कीजिए, ठीक है। जो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल प्राप्त करते हैं हम लोग, उसे एम्पियर के नियम के आधार पर ही हम लोग ज्ञात किए हुए थे। तो उसमें हम लोग क्या करना है, उसका जो व्यंजक हमें मिला हुआ था, उस व्यंजक को हम लोग को इसमें स्थापित करना है, ठीक है। जो ग प्रश्न दिया गया है इसमें, सिद्ध करिए कि ख प्रश्न दिया गया है, चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हमें बताना है। बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। सिद्ध करिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। घ जो प्रश्न दिया गया है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली प्रिज्मों की चौड़ाई के लिए सूत्र जो दिया जाता है, W = d/d का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ दिए गए हैं। अंग जो प्रश्न दिया गया है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण 60 अंश है, माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अंग जो प्रश्न दिया गया है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 अंश दिया गया है, माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न को मैंने कुछ इस प्रकार से शामिल भी किया हुआ है ऐसे मॉडल पेपर को, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इस प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। आप पहले इनको सॉल्व कीजिएगा। जब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो आपका मॉडल पेपर चल रहा है फिजिक्स का, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो खंड य में जो दिया गया आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न दिया जाता है। 6वां आपका देखिए प्रश्न इसमें शामिल किया गया, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जो आपको इक्वेशन मिलता है I = NEAVD, इसे आपको इसे डेरिवेशन इसका करना है, आपको स्थापित करना है। या तो इसके अथवा में देखिए एक फिगर आप देख रहे हैं इधर इस साइड में जो बना हुआ आपको, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में
संबंध स्थापित कीजिए तथा संलग्न परिपथ में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ए से बी तक के बीच में हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप को देखिए ए से बी तक जाने में ए से तो बी तक डायरेक्ट पहुंच जा रहा है, फिर ए से सी तक जो होते हुए डी, ए से डी तक, और फिर ए से सी तक होते हुए जो बी तक पहुंच रहा है, तो इनका आपको पूरा तुल्य निकाल के हम लोग को पूरा एग्जैक्ट प्रतिरोध बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल रहता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सातवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। सातवां हम लोग का प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या भी कीजिए। डियर स्टूडेंट, सातवें के अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻⁻15 VS प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए। ये सातवें में आपका अथवा है न्यूमेरिकल पार्ट वाला। आठवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, वैद्युत स्थितिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध भी कीजिए। बड़ा प्रश्न है विस्तृत का। या तो इसके अथवा में देखिए कौन सा प्रश्न दिया गया है, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यदि एक संधारित्र पट्ट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलम है, प्रत्येक प्लेट का जो आवेश का हम लोग इसमें गणना ज्ञात करना है कि इसकी पूरी टोटल जो आवेश होंगे वो क्या होंगे। ये 5 नंबर के प्रश्न हैं आपके। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, 2 पीएन संधि पीएन जंक्शन पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्य विधि भी हमें समझाना है। आइए देखते हैं इसके अथवा में कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाए तथा इसकी कार्य विधि समझाइए। देखिए एक पार्ट था इसमें, इसके अलावा इसमें जो प्रश्न बढ़ा हुआ था, निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। या तो देखिए इसके अथवा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, चित्र में दिए गए गेटों P तथा Q के नाम बताइए तथा निर्गत सिग्नल Y की सततता सारणी बनाइए तथा निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूपी दर्शाइए। तो देखिए इसका पूरा आपको दिखाना होता है चार्ट बनाकर, पूरा आप जैसे सततता सारणी जो आपका ट्रूथ टेबल दिखाना होता है ना, तो इनको ऐड करके आपको वहाँ पर सततता सारणी इसके बना लीजिएगा ट्रूथ टेबल। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा फिजिक्स का क्लास 12 का मॉडल पेपर। आज के इस मॉडल पेपर का कलेक्शन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने पहले ही आपको बताया, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। 950 690 285 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो कि फ्री सेवाएं दे रहा है, और ग्रुप में जुड़ने का आपको कोई चार्ज नहीं है। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको समय समय पर उसमें गाइडलाइंस किया जाए कि नहीं आप ऐसे करिए, चीज़ों को ऐसे तैयार करिए। तो एक टाइम टेबल बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे नहीं होंगे, देखिए वो होंगे अप्रैल में आपका, अप्रैल के लास्ट में मैंने पहले ही बताया था कि अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट होगा और मई तक आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो 24 अप्रैल से 12 मई के बीच में ये देखिए पूरा प्लानिंग बना हुआ है, लेकिन आपका टाइम टेबल एग्जैक्ट नहीं आया हुआ है, वो भी जल्द ही आ जाएगा आपका। अभी देखिए इस पर चर्चा हो रही है कि नहीं, चुनाव का जैसे ही डेटा आएगा तो फिर आपका वो भी डेटा आ जाएगा। और साथ ही साथ इंटर कॉलेजों में और स्कूल विद्यालयों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। अभी देख रहे हैं कि 14 से 18 तक के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इंटर कॉलेज हो गए जितने भी, तो वहाँ पर भी अब वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम पूरी की पूरी कराने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब सभी लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। और यदि एग्ज़ाम नहीं होता है तो प्री बोर्ड तो ज़रूर होगा। प्री बोर्ड होगा आपका, तो प्री बोर्ड भी आपके लिए बोर्ड के समान ही है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट बना हुआ था आपका वो प्री बोर्ड के आधार पर ही बना था। तो इसलिए प्री बोर्ड को भी हल्के में ना लें, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो असहाय फ्रेंड्स या इकोनॉमिकल वीक फ्रेंड्स हैं, तो उन पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और हमारे साथ ज्वाइन होकर अपने तैयारी को एक उचित मंजिल दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।